एक दिन महाराज के राज्य में एक तपस्वी आते हैं। बताइए ब्राह्मण देव, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? महाराज, मैं काफी दूर से आया हूँ। क्या आप हमें कुछ भोजन करा सकते हैं? जी ब्राह्मण देव, ये तो हमारा सौभाग्य होगा। जाइए मंत्री जी, ब्राह्मण देव के लिए अच्छे अच्छे पकवानों का प्रबंध कीजिए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज उन साधु की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। फिर साधु के जाने का समय आता है। महाराज, क्या आपको एक संतान की प्राप्ति होने वाली है? हाँ ब्राह्मण देव, शिव जी के आशीर्वाद से कई वर्षों बाद हमारे यहाँ एक संतान का जन्म होने वाला है। महाराज, माफ करना, पर हमें आभास हो रहा है कि आपके पुत्र के जीवन में 16 वर्षों तक काफी सारी कठिनाइयां और पराक्रम लिखा है, जिसमें उन्हें राज्य सुख की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। ये क्या कह रहे हो ब्राह्मण देव? भला ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा राजकुमार इतना पराक्रम क्यों करेगा? यदि आपको ऐसा लगता है तो हम उनका जन्म होते ही उनकी सेवा में कई दास दासियां तैनात कर देंगे। राजन, भाग्य को कौन बदल सकता है? शायद ये ऊपर वाले की ही मर्जी हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ और ठीक 16 वर्ष बाद वापस लौटूंगा। देखते हैं मेरी भविष्यवाणी ठीक निकलती भी है या नहीं। जिसके बाद वह साधु वहां से चले जाते हैं और उसी राज्य में एक सुरेश नाम का किसान रहता था। किसान की पत्नी दयावती थी। दयावती बचपन से ही अंधी थी और उनके घर भी एक संतान का जन्म होने वाला था। दयावती, मुझे माफ करना, पर अगर हमें अपने बच्चे का भविष्य सुधारना है तो मुझे दूसरे राज्य जाना ही होगा। इस राज्य में मेरे करने योग्य कोई कार्य ही नहीं बचा है, इसीलिए मुझे जाना होगा। पर तुम चिंता मत करना, मैं अपने मित्रों को पैसे भेज दिया करूंगा, जिससे वो हर महीने हमारे घर राशन ले आया करेगा। ठीक है जी, आप जाइए और अपना ख्याल रखना। सुरेश वहां से चला जाता है और कुछ ही देर बाद दयावती के घर एक साधु आता है। बेटा, कोई है क्या? मुझे कुछ खाने को मिलेगा? कुछ देर बाद दयावती अपने हाथों से रास्ता खोजते हुए बाहर आती है और बाबा जी को कुछ अनाज दे देती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तू बहुत दयालु है। मैं इस गांव में काफी समय से इधर उधर भटक रहा हूँ, पर मुझे किसी ने अभी भिक्षा नहीं दी। भले ही तू नेत्रहीन है, परंतु तेरा दिल बहुत बड़ा है। क्या तुम अकेली रहती हो? दयावती सारी बात साधु जी को बता देती है। बस इसीलिए बाबा जी, मेरे पति दूसरे राज्य गए हैं ताकि हमारे बच्चे का भविष्य सुधर जाए। बेटा, मैं तेरे होने वाली संतान को आशीर्वाद देता हूँ कि वह अपने साथ एक उज्जवल भाग्य को लेकर जन्म लेगा, जिसमें उसे राज्य सुख की प्राप्ति होगी। धन्यवाद बाबा जी। कई दिन बीत जाते हैं और महल में रानी वेदिका को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, परंतु राजकुमार अपने साथ एक दोस्त लेकर जन्मे थे। महाराज, एक खुशखबरी है। महल में राजकुमार ने जन्म लिया है। परंतु क्या पुरोहित जी, इस खुशी के अवसर पर आपके चेहरे पर हमें प्रसन्नता क्यों दिखाई नहीं देती? आखिर क्या बात है? महाराज, युवराज अपने साथ एक दोस्त लेकर जन्मे हैं। कैसा दोस्त पुरोहित जी? हमें ठीक से समझाइए। महाराज, यदि 3 दिन होने से पहले बच्चे के माता पिता ने उसे देख लिया तो बच्चे का जीवन सिर्फ 3 वर्ष शेष ही रह जाएगा। पुरोहित जी, ऐसा मत कहिए। काफी वर्ष बाद तो हमारे महल में एक संतान ने जन्म लिया है। हमें बताइए, इससे कैसे बचा जा सकता है? महाराज, डरने की कोई बात नहीं है। बस इन 3 दिनों के अंदर रानी और आप अपने बच्चे को नहीं देख सकते। फिर अगले 3 दिनों बाद राजकुमार का यह दोष भी मिट जाएगा। तो ठीक है,
हम 3 दिन तक राजकुमार को नहीं देखेंगे। जाइए मंत्री, और राजकुमार के लिए एक अलग कक्ष तैयार कीजिए जिसमें काफी सारे दास दासियां उनकी सेवा में हाजिर हों। जी महाराज, हम अभी सारा बंदोबस्त करते हैं। महाराज नन्हे राजकुमार को एक अलग कक्ष में रखवा देते हैं और उसकी सेवा में काफी सैनिक तैनात थे। सोचा था कि महाराज को संतान नहीं होगी तो अगला राजा मेरा बेटा ही बनेगा, लेकिन राजकुमार ने तो जन्म लेकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। उसने हमारे बेटे का भाग्य ही छीन लिया। परंतु हम ये नहीं होने देंगे। इन 3 दिनों के अंदर हमें राजकुमार को ऐसी जगह छोड़कर आना होगा कि वह कभी भी वापस ना आए और वहीं मर जाए। उसी दिन दयावती भी एक पुत्र को जन्म देती है। बेटा दयावती, पुत्र का जन्म हुआ है। मंत्री जी रात होते ही राजकुमार के कक्ष में जाते हैं और सभी सैनिक सो रहे थे। तभी मंत्री जी राजकुमार को उठाकर महल के बाहर चले जाते हैं। अब राजकुमार को ऐसी जगह लेकर जाऊंगा कि राजकुमार को अपने प्राण वहीं त्यागने पड़े। मंत्री जी चल ही रहे थे, तभी वह देखते हैं कि सामने से कुछ लोग आ रहे हैं। मंत्री जी यह देखकर बहुत घबरा जाते हैं और डर के कारण वह अंधी माँ के घर घुस जाते हैं और दयावती के बगल में ही राजकुमार को रखकर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह राजकुमार के गायब होने से सारे सैनिक डरे हुए थे। अरे भाई, अगर महाराज को पता चला कि राजकुमार गायब हैं तो हम सभी मारे जाएंगे। अरे अब करना क्या है? राजकुमार को ढूंढो, अगर नहीं मिले तो पूरे गांव में हाली के बच्चे को ढूंढो। वैसे भी महाराज ने राजकुमार को तो देखा भी नहीं है और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। कुछ सैनिक राजकुमार को ढूंढने चले जाते हैं। आजा मेरे लाल, मैं तुझे बाहर घुमा कर लाती हूँ। दयावती अपने पुत्र की जगह राजकुमार को उठाकर ले जाती है और दयावती का बेटा रोने लगता है। अरे भाई देखो, इस घर में किसी हाल ही के बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, चलो। सैनिक अंदर जाते हैं और बच्चे को देखकर खुश हो जाते हैं। चलो, आखिरकार हाल ही का बच्चा मिल ही गया। पर ये राजकुमार नहीं है। अरे मूर्ख, महाराज को क्या पता कि ये महाराज का बेटा नहीं है। अगर जान बचानी है तो इस बच्चे को उठाओ और महल ले चलो। सैनिक दयावती के बच्चे को ले जाते हैं और राजकुमार के कक्ष में रख देते हैं। तीन दिन पूरे हो जाते हैं। महाराज और महारानी दोनों अपने पुत्र के पास जाते हैं। अरे वाह, हमारा राजकुमार कितना सुंदर है। देखिए ना रानी जी, बिल्कुल आपके ऊपर गया है। हाँ महाराज, बहुत सुंदर है, लेकिन हमने अपने पुत्र के बिन ये 3 दिन कैसे गुजारे हैं, ये केवल हम ही जानते हैं। वो तो है रानी जी, हमने भी ये 3 दिन राजकुमार को बिना देखे कैसे काटे हैं ये तो हम भी जानते हैं। खैर जाने दीजिए, अब राजकुमार के ऊपर से दोष हट चुका है। मंत्री जी दूसरे बच्चे को देखकर बहुत ही हैरान थे, परंतु वह भी कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ साल बीत जाती हैं। राजकुमार और दयावती का बेटा 5 वर्ष के हो जाते हैं। बेटा आलोक, अब तुम 5 वर्ष के हो गए हो। तुम्हें तीर कमान और तलवार चलाना सीखना होगा। आखिर तुम एक राजा के बेटे हो। नहीं पिताजी, मुझे तीर कमान और तलवार से डर लगता है। अरे बेटा आलोक, ये कैसी बातें कर रहे हो? एक राजकुमार हथियारों से नहीं डरता। तुम्हें मेरी तरह पराक्रमी राजा बनना है ना, तो तुम्हें तलवार चलाना सीखना होगा। पिताजी बोला ना, मुझे तलवार से डर लगता है।
इतना कहकर राजकुमार वहां से चले जाते हैं। अरे मंत्री जी, ये राजकुमार हथियारों से इतना क्यों डरते हैं? यदि अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? अरे जाने दीजिए ना महाराज, बच्चे हैं, डर तो लगेगा ही। जब बड़े हो जाएंगे तो खुद ब खुद अकल आ ही जाएगी। माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, क्या मैं वो कुल्हाड़ी ले जा सकता हूँ? अरे मेरे लाल, किस लिए ले जानी है कुल्हाड़ी? जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए माँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ मेरे लाल, तू बड़ा तो हो गया है, पर इतना भी नहीं। अभी तेरे खेलने कूदने की उम्र है, काम करने की नहीं। और वैसे भी अगर कुल्हाड़ी से तुझे चोट लग गई तो? अरे माँ, भला चोट लगने से कौन डरता है? बड़े बड़े महाराज तो युद्ध के दौरान मर जाते हैं, क्या वह भी चोट लगने का भय रखते होंगे? अरे नहीं बेटा विक्रम, महाराज तो बचपन से ही युद्ध के लिए तैयार होते हैं, उन्हें किस बात का डर। और मेरा लाल तो राजकुमार से कम थोड़ी ना है। कई वर्ष बीत जाते हैं। अब राजकुमार आलोक और विक्रम दोनों 16 वर्ष के हो जाते हैं। राजकुमार आलोक अब बड़े हो गए थे, परंतु महाराज देखते हैं राजकुमार में राजाओं जैसी छवि नहीं दिखती। वह एक साधारण से मनुष्य की तरह ही थे और उनमें राजा बनने की कोई ललक नहीं थी। वह हमेशा ही अपने कक्ष में रहते थे। वहीं विक्रम 16 वर्ष की उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने लगा। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और गांव में बेचा करता था। विक्रम की कदकाठी को देखकर कई लोग हैरान हो जाते थे, क्योंकि वह 16 वर्ष की आयु में ही 20 वर्ष का नौजवान लगता था। फिर एक दिन, माँ, मुझे महल में सेनापति बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। जाओ और ठीक से अपना काम करना। विक्रम महल में जाता है और महाराज विक्रम की कदकाठी देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें विक्रम में एक राजाओं वाली छवि दिखाई देती है। विक्रम, तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि तुम कोई साधारण लकड़हारे हो। क्या तुम सेनापति का कार्य ठीक से कर पाओगे? महाराज, हर व्यक्ति अपनी काबिलियत से जाना जाता है। यदि मुझ में वो काबिलियत नहीं होती तो क्या आप मुझे अपना सेनापति बनाते? बात तो तुम्हारी सही है, कुछ तो खास है तुम में जो सिर्फ हम पहचान सकते हैं। विक्रम महाराज के महल में सेनापति का कार्य करने लगा। महाराज विक्रम से बहुत खुश थे, क्योंकि वह सभी कार्य ठीक से करता था। परंतु महाराज को अपने बेटे आलोक को देखकर बहुत ही बुरा लगता, क्योंकि वह हमेशा परेशान रहता और किसी सोच में डूबा रहता। अरे राजकुमार, क्या बात है? जब से हम आए हैं तब से देख रहे हैं कि आप बड़े परेशान रहते हैं। आप हमें बता सकते हैं क्या बात है? सेनापति जी, हम राजकुमार जरूर हैं, परंतु हमें इस राज्य से कोई मोह नहीं है। हम सिर्फ एक साधारण मनुष्य का जीवन जीना चाहते हैं। अरे राजकुमार जी, अभी आप परेशान हैं, इसीलिए ऐसा सोच रहे हैं। जब तुम राजा बन जाओगे तो मैं अपना राज्य और अपनी प्रजा अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि तुम्हें महाराज के बाद ही राजा बनना है। अपने पिताजी से कुछ सीखो कि वे कैसे अपने प्रजा का ख्याल रखते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और मंत्री जी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। महाराज, हम कुछ दिनों तक महल नहीं आ सकेंगे क्योंकि हमारी तबीयत खराब लग रही है। ठीक है मंत्री जी, जैसी आपकी मर्जी। विक्रम है ना, वो सब संभाल लेगा। आपको जितने दिनों का आराम चाहिए आप कर लीजिए। जिसके बाद मंत्री जी अपने घर चले जाते हैं। कई महीने बीत जाते हैं, परंतु मंत्री जी ठीक नहीं होते और उन्हें अक्सर एक ही सपना दिखाई देता है। मंत्री, तेरे खराब स्वास्थ्य के पीछे तेरा ही हाथ है। जा, महाराज के पास जा।
और वो सारी सच्चाई बता दे जो तूने छुपा रखी है। आज फिर वही सपना। आखिर क्या उद्देश्य है इस सपने का? हमेशा एक ही सपना आता है। अब मुझे बाबा के पास जाना ही होगा। मंत्री जी एक बाबा जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बता देते हैं। मंत्री जी, आज से ठीक 16 वर्ष पहले तुमने जो घटिया कार्य किया है, जाओ और उसे सुधारो और बता दो महाराज को कि तुमने 2 जीवन को आपस में कैसे बदल दिया। ठीक है बाबा जी, मैं सब कुछ महाराज को बता दूंगा। फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं मरते वक्त इस राज को नहीं छुपा सकता। महाराज के महल में वही साधु आते हैं जिन्होंने 16 वर्ष पहले एक भविष्यवाणी की थी। देखिए ब्राह्मण देव, आपकी भविष्यवाणी झूठी निकली। आपने कहा था कि हमारे राजकुमार को 16 वर्ष तक काफी पराक्रम करना होगा और काफी सारी तकलीफें सहनी होंगी, परंतु आज तक राजकुमार ने एक भी समस्या का सामना नहीं किया है। महाराज, हो ही नहीं सकता। मेरी भविष्यवाणी झूठी नहीं निकल सकती। मैंने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। राजकुमार ने बचपन से काफी परेशानियां झेली हैं। ब्राह्मण देव, ये तो झूठ है। राजकुमार आलोक ने ये सब कब किया? क्योंकि वह हमेशा ही अपने कक्ष में रहते थे। ये आलोक कौन है? हम तो राजकुमार विक्रम की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अभी सेनापति का पद हासिल किया है। इतना सुनकर महाराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या कह रहे हैं ब्राह्मण देव? विक्रम मेरा बेटा नहीं है, आलोक है मेरा बेटा। जरूर आपको गलत जानकारी मिली है। महाराज, कहा था ना, भगवान की मर्जी को कौन बदल सकता है। अगर विश्वास नहीं है तो अपने हाथ पे बने हुए चिन्ह को विक्रम के हाथ पे बने हुए चिन्ह से मिला लो। महाराज विक्रम के हाथ पर ठीक वैसा ही चिन्ह देखते हैं जो चिन्ह महाराज के हाथ पर था। पर ब्राह्मण देव, ये कैसे हो सकता है? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तभी वहां मंत्री जी आ जाते हैं। हाँ महाराज, वो सच है। इन महाराज ने जो भी कहा वो बिल्कुल सच बात है। क्या कह रहे हो मंत्री जी? मंत्री जी सारी बात महाराज को बता देते हैं। महाराज, फिर इन मूर्ख सैनिकों ने राजकुमार की जगह अंधी माँ के बेटे को ही राजकुमार बना दिया। आपका असली बेटा तो ये विक्रम है, जिसने बचपन से ही अपनी अंधी माँ की सेवा की और अपने घर की जिम्मेदारियों को समझा। क्या इतना बड़ा धोखा? मंत्री जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बेटा विक्रम, तुम ही मेरे असली बेटे हो। मुझे पता था। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे महसूस हुआ था कि तुम में कुछ तो खास बात है। अब मेरे बाद तुम ही इस राज्य को संभालोगे। माफ कीजिए पिताजी, पर मैं अपनी अंधी माँ को नहीं छोड़ सकता। उन्होंने मुझे बचपन से संभाला है, तो अब मेरी बारी है। तो आप ही बताइए, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? बेटा विक्रम, तुम चिंता मत करो। हम तुम्हारी अंधी माँ को इस राज्य में एक उत्तम स्थान देंगे। जिसके बाद महाराज विक्रम को राजा बना देते हैं और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।